कर्म, पूंजी और सुख, ये तीन शब्द हमारी पूरी जिंदगी की कहानी बयां करते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि ज्योतिष में इनकी चाबियां आखिर छिपी कहाँ हैं? आज हम इसी गहरे रहस्य की परतों को खोलेंगे। मित्रों, जय माता दी। संजय बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि कर्म, जमा पूंजी और सुख की चाबी कौन से खाने में है और कौन से वो उपाय हैं जिनसे उनको ठीक किया जा सकता है। हम कुंडली के उन तीन खास घरों को समझेंगे जो हमारी जिंदगी की नींव हैं। यही वो घर हैं जो तय करते हैं कि हमारी मेहनत का फल मिलेगा या नहीं, वो जमा होगा या नहीं, और उस जमा पूंजी से आखिर में सुख मिलेगा या नहीं। कहते हैं ना, हमारी तकदीर सितारों में लिखी है। खैर, मेरे लाल किताब के नोट्स हमें बताते हैं कि कुंडली के तीन खास घर हमारी पूरी जिंदगी के पिलर हैं। चलिए, इन घरों के बीच का जो गहरा कनेक्शन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 10वें घर की, जिसे कर्मस्थान भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहां हमारा भाग्य हमारे कामों के जरिए दुनिया के सामने आता है। हमारा करियर, हमारी मेहनत, हम जो कुछ भी करते हैं, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। और हाँ, इस घर में जो ग्रह बैठा होता है ना, वो बताता है कि हमारी किस्मत का कैनवस कितना बड़ा है। तो ये तीनों घर जो है ना, ये आपस में बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। समझिए, ये एक तरह की कॉस्मिक पाइपलाइन है। जो मेहनत आप 10वें घर में करते हैं, यानी आपका कर्म, वो बहकर दूसरे घर में पहुंचता है और वहां जमा पूंजी बन जाता है। और फिर इसी जमा पूंजी का इस्तेमाल होता है चौथे घर के सुख सुविधाओं के लिए, जैसे कि घर, गाड़ी और बाकी आराम की चीजें। है ना कमाल का कनेक्शन? लेकिन सोचिए, अगर इस पाइपलाइन में कहीं कोई लीकेज या ब्लॉकेज हो जाए तो? मेरे नोट्स यही समझाते हैं कि अगर 10वां घर बहुत मजबूत है, मतलब इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है, पर दूसरा घर खाली पड़ा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मेहनत की कमाई जमा ही नहीं हो पा रही है। ऐसे में इंसान को अपनी मेहनत का पूरा फल कभी नहीं मिलता। और इसका ठीक उल्टा भी उतना ही सच है। मान लीजिए दूसरा घर तो अच्छा है, मतलब पैसा आने की संभावना तो है, लेकिन 10वां घर खाली है, मतलब कर्म करने का मन ही नहीं है। तो क्या होगा? अरे, ऐसा इंसान तो छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता रह जाता है, क्योंकि उसके पास कर्म करने की कोई दिशा ही नहीं होती। और जो सबसे खराब सिचुएशन हो सकती है वो क्या है? जब दूसरा और 10वां दोनों ही घर खाली हों। ऐसे में चौथे घर में भले कोई बहुत अच्छा ग्रह क्यों ना बैठा हो, इंसान को हाथ कुछ नहीं लगता। उसकी सारी कोशिशें रेगिस्तान में पानी खोजने जैसी हो जाती हैं, एक मृग तृष्णा जो कभी खत्म नहीं होती। तो ये तो हुई थ्योरी की बात। अब चलिए इसको असल जिंदगी की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम से जोड़कर देखते हैं। अगर किसी के बिजनेस में, व्यापार में बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो मेरे कीनोट्स के हिसाब से इसकी जड़ कहीं ना कहीं इन्हीं घरों से जुड़े ग्रहों में ही छिपी होती है। ये सवाल बहुत बड़ा है और बहुत से लोग इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। मेहनत तो सब करते हैं, पर कामयाब कुछ ही होते हैं। ऐसा क्यों? जवाब हमारी आदतों और हमारे ग्रहों की चाल में छिपा है। चलिए इसके कुछ लक्षणों को पहचानते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा इन लक्षणों को। अगर 10वें घर का शनि खराब हो जाए तो इंसान में आलस भर जाता है, वो हर काम को टालने लगता है, सुबह देर से उठता है। अगर दूसरे घर का बृहस्पति खराब हो तो इंसान अपने परिवार की रीतियों से, संस्कारों से दूर भागने लगता है। और अगर चौथे घर का चंद्रमा पीड़ित हो तो मन में हमेशा एक बेचैनी रहती है और घर में सीलन या पानी की नालियों का जाम होना आम बात हो जाती है। और इस बात को तो गांठ बांध लेना चाहिए कि घर में पानी की नाली का जाम होना कोई छोटी मोटी प्लम्बिंग की प्रॉब्लम नहीं है। ज्योतिष के हिसाब से ये आपके पैसे की नाली का जाम होना है। इसका मतलब है कहीं से पैसा आना तो है, पर वो आप तक पहुंचने से पहले ही रुक गया है। ये खराब चंद्रमा का एक बहुत ही साफ इशारा है। तो शनि, बृहस्पति और चंद्रमा, ये तो वो ग्रह हैं जो हमें लक्षण दिखाते हैं। लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि असली जड़ तो कहीं और है। और वो जड़ है बुध और केतु में। ये वो दो खिलाड़ी हैं जो पर्दे के पीछे से सारा खेल कंट्रोल करते हैं। कहा गया है कि पैसा नशा भी है और जहर भी। और इस नशे और जहर को कंट्रोल करने वाला ग्रह है बुध, हमारी बुद्धि, हमारी सोच। जब पैसा आता है तो वो एक नशा बन सकता है, लेकिन अगर बुध खराब हो तो यही नशा जहर बन जाता है। इंसान का बर्ताव बदल जाता है, उसकी सोच छोटी हो जाती है और वो गलत फैसले लेने लगता है।
इसलिए एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि हमारी बुद्धि ही वो मेन पाइपलाइन है जिससे कर्म की कमाई सुख तक पहुंचती है। अगर सोच में ही कोई खोट आ गया तो ये पूरी की पूरी पाइपलाइन या तो लीक हो जाएगी या फिर ब्लॉक हो जाएगी। इसलिए बाकी ग्रहों को ठीक करने से पहले सबसे पहले अपने बुद्ध को ठीक करना जरूरी है। अब बात करते हैं केतु की। ज्योतिष में केतु को हमारे बुढ़ापे और हमारी औलाद का ग्रह माना गया है। अगर किसी का केतु खराब है तो ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि बुढ़ापे में संतान का सुख मिलना मुश्किल है और तकलीफें झेलनी पड़ सकती हैं। खराब केतु के लक्षण बहुत ही दर्दनाक होते हैं। बच्चे या तो दूर चले जाते हैं या फिर इज्जत नहीं करते, लड़का होने में दिक्कत आती है, कमर और पैरों में हमेशा दर्द बना रहता है, या फिर यूरिन से जुड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज परेशान करती हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला एहसास ये होता है कि मैंने तो पूरी जिंदगी परिवार के लिए लगा दी, पर आज मेरा कोई नहीं है। वृद्धाश्रमों में अक्सर ऐसे लोग ही मिलते हैं जिनका केतु खराब होता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर ये है कि समय रहते केतु को ठीक किया जा सकता है। चलिए अब सीधे समाधान की बात करते हैं और उन उपायों को जानते हैं जो मेरे नोट्स में बताए गए हैं। ये 4 उपाय बहुत ही असरदार हैं। पहला, नियम से 12 काले सफ़ेद कंबल या 108 केलों का दान करें। दूसरा, अपने खाने पीने में बृहस्पति की चीज़ें शामिल करें, जैसे हल्दी, केसर और चने की दाल। तीसरा, कान में सोना पहनें। और चौथा, मंदिर में चावल और चने की दाल का दान करते रहें। अब एक सवाल मन में ज़रूर आ रहा होगा कि भाई कान में ही सोना क्यों पहनना है? देखिए, यहीं पर लाल किताब ज्योतिष की खूबसूरती और सटीकता सामने आती है। मेरे नोट्स के हिसाब से हमारे कान पर केतु का राज होता है और सोना बृहस्पति की धातु है, ज्ञान और शुभता का प्रतीक। तो जब हम कान में सोना पहनते हैं ना, तो हम सीधे सीधे बृहस्पति की पॉजिटिव एनर्जी, उसकी समझदारी को केतु के घर में यानी कान में स्थापित कर देते हैं। इससे होता क्या है? केतु शांत हो जाता है और अच्छे फल देना शुरू कर देता है। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। क्या हमारे कर्म, हमारी पूंजी और हमारा सुख, क्या ये तीनों चीजें बैलेंस में हैं? क्या हमारी मेहनत का फल हमें मिल रहा है? क्या जमा की हुई पूंजी हमें सुकून दे रही है? इन ग्रहों को समझकर और सही उपाय करके इस बैलेंस को पाया जा सकता है।